मीरपुर के मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मीरपुर में सुबह के 7 बजते ही तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और मतदाता आज के मतदान को लेकर बड़े ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ के एक बूथ केंद्र पे और आइए हमारे साथ एक मतदाता है जो पहला वोट डाल के आए हैं और उनको प्रमाण पत्र भी मिला है। बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है उनको वोट डाल के। क्या नाम है आपका? हर नारायण। वोट डाला है? डाला है। क्या पहला वोट डाला है? पहला वोट डाला है। प्रमाण पत्र मिला है? मिल गया सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कैसा यानी क्या चाहते हैं, किस उस पर आपने वोट किया? आज विकास क्या है आपका मुद्दा? अब मुद्दा क्या है सर, विकास चाहिए, विकास करने वाला चाहिए हमको। देखिए, एक मतदाता ये थे, एक मतदाता और है, इन्हें भी वोट किया है। वोट कराए हैं जी। किस उस पर वोट किया आपने? क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं और जिससे ही डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। देखिए, हमने आपको दिखाया सुबह के 7 बजते ही यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और उस वोटर से भी आपको मिला है जिसने सबसे पहला वोट यहाँ पे किया और यहाँ के लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़, हमीर। और सेफई के मतदाताओं का क्या कुछ कहना है मतदान को लेकर, आइए वो भी सुनवा देते हैं। सफाई के बूथ का दृश्य है और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। मैडम, एक चीज बताइए, आपने अपने मत का प्रयोग किया, किन चीजों का ध्यान रखा? हमने महिला सुरक्षा का रखा, शिक्षा का रखा। आप बताइए, आप भी काफी उत्साहित थी, सुबह से ही लगातार जो है आप पहले आई हुई थी। आप बताइए किन चीजों को ध्यान रखा अपने मत प्रयोग करने के समय? मैंने देखा कि आम आदमी कैसा क्या फील कर रहा है और महिला सुरक्षा तो है, हमारी जॉब का से रिलेटेड चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं हम लोगों को, तो और भी सारी इस टाइप से चीज़ें हैं जिसको हमने रखा है ध्यान में, उसको ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। ये सफाई के बूथ का दृश्य है। तो हमारे साथ खास विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आज आप दोनों से चूंकि तीसरे चरण का रण तेज हो चुका है और जिस तरीके से 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है, तो सबसे पहले शैलेंद्र दुबे मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, 2017 को देखें हम तो जब तो लगातार प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई थी और लहर भी थी, लेकिन 2022 में क्या परिस्थितियां बदलेंगी? तीसरे चरण में जो 49 सीटें जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव आएगा उनमें या वाकई वो जो स्थिति है लगातार बरकरार रहेगी? शैलेंद्र दुबे जी, शुक्रिया जो आपने इस महत्वपूर्ण चरण के जो मतदान में भाग लेने का मुझे मौका दिया जी। जहां तक प्रश्न ये है कि 2017 के चुनावों से अगर मैं तुलना करूं 2022 की परिस्थिति की, तो 2017 में भी जिस तरह का विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और इस बारी क्या है कि जिस तरह उस समय नैरेटिव दिया था यूपी के दो लड़के, तो अभी वो लड़का बदल गया है। राहुल गांधी की जगह जो है जयंत चौधरी आ गए हैं और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गठबंधन हो गया है। जो परिस्थिति कमोबेश तब थी वही जो अब है। हाँ, ये जरूर है कि ठीक है, बीजेपी ने 5 साल सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सरकार चलाने के बाद जिस तरह का एक तथ्य होता है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं अगर ये देखूं तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पिछले कई चुनावों में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सरकारें अगर अच्छा काम करती हैं तो पहले से ज्यादा समर्थन के साथ जो दोबारा वो वापसी कर रही है। ये तमाम जो ऐसे प्रदेशों में उदाहरण हैं जो देखे जा सकते हैं। ठीक है। रहा प्रश्न इसका जो इस चरण में तीसरा चरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चरण में जिस तरह का कोई पोलराइजेशन वाला जो है ना वो फैक्टर नहीं आपको दिखाई देगा। इसमें 59 सीट्स हैं जिसमें से पश्चिमी क्षेत्र के 5 जनपद हैं जिसकी 19 सीटें हैं और अवध क्षेत्र के करीब मेरे ख्याल से 6 या 7 जनपद हैं जिसमें 27 सीटें हैं और स्पेशली जो बुंदेलखंड रीजन है उसके भी 5 जनपद हैं जिसकी 13 सीटें हैं। तो अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से बात करूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कभी भी महत्वपूर्ण जन समर्थन जो है देखने को नहीं मिला है। पहले जिस तरह भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, तो अगर मान लिया 1-2 सीट पे अगर कैंडिडेट्स उनके अच्छे होते हैं तो अगर हो सकता है तो फाइट हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा आकलन ये है कि कमोबेश जो पुरानी स्थिति है वही दोहराई जाएगी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी मेरा गृह जनपद है और जहां से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, करहल विधानसभा वो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
तो इवन में अगर मैनपुरी जनपद के अंदर 4 विधानसभा आती है तो उसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास थी और 1 भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार की स्थिति बड़ी रोचक है। मैनपुरी सदर की सीट जो पहले भाजपा के पास रहती थी, पिछले 2 चुनावों से सपा के पास थी, इस बार पुनः भाजपा उस पर जो बढ़त हासिल करती दिखाई दे रही है। तो मेरा ये आकलन है कि शैलेंद्र दुबे ये मान रहे हैं कि कमोबेश स्थिति वैसी ही रहेगी जो 2017 की थी। लगभग जो है वही स्थिति रहनी है। अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। ठीक है शैलेंद्र दुबे ये मान रहे हैं अजय शर्मा कि स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी 2017 में थी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कई सारे बदलाव आए, अब जवाब भी देना है 5 साल की सरकार का, कई सारी चुनौतियां भी हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को हम नकार नहीं सकते, उसको लेकर जनता लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और जो सुरक्षा की बात है उसमें सरकार कहीं ना कहीं आगे नजर आई है। लेकिन कई और मुद्दे भी हैं, किसानों का मुद्दा था और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है। क्या लग रहा है आपको अजय शर्मा? देखिए, मुझे तो स्थितियां जो है बदली हुई सी दिखाई दे रही है जी। और पिछली बार जो 2017 का चुनाव था उसके अंदर जो है एक जो गुजरात मॉडल जो 2014 से आया, उस पर 3 साल बाद तुरंत जो है यूपी में चुनाव हुए और गुजरात मॉडल में विकास के नाम पे जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और एक बम्पर जीत के साथ वो आए। और उसके बाद जो स्थितियां बदली वो हम सभी ने देखी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर बीजेपी की किरकिरी हुई है, चाहे वो हाथरस का। बीजेपी तो लगातार ये मुद्दा बना रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया है। देखिए, अगर और इस मुद्दे को लेकर ही पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा उठाकर देख ले तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किसके समय में कितना अपराध था। और कुछ चर्चित ऐसे मामले हैं बीजेपी सरकार के दौरान जो उसके लिए किरकिरी का सवाल बने हैं और हमेशा कटघरे में रही है। ठीक है अजय शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास सीधे। ब्रेकिंग सेंटर इस वक्त तो चल रहे हैं जहां मेरी सहयोगी मोनिका लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मोनिका, क्या इस वक्त की बड़ी खबर आपके पास? आपको बता रहे हैं कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आ रही है। छिबरामऊ विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई। बूथ संख्या 143 और 196 में ईवीएम मशीन खराब हुई। दूसरी ईवीएम मशीन अब तक यहां पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से मतदान बाधित हो रहा है। जबकि कन्नौज विधानसभा 198 की बात करें तो यहां पर भी ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ मतदान बाधित हो रहा है बल्कि मतदाताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में मतदाता बिल्कुल तो ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार आई हैं। अनुराग चौहान हमारे साथ कन्नौज से सीधे हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं ईवीएम खराब होने की और मतदान लगातार इसको लेकर बाधित हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दूं कि जहां प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी कि कोई भी ईवीएम खराब नहीं होगी। वहीं पे अगर हम बात करें छिबरामऊ विधानसभा की तो वहाँ भी एक ईवीएम जो है खराब हुई है। वहीं सदर विधानसभा पे भी एक ईवीएम खराब हुई है और चुनाव जो है जो वोट है पड़ रहे हैं, जो मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, उनको सामने समस्याएं आ रही हैं। और जो है बूथ संख्या 143 196 की जो ईवीएम खराब हुई है वहां मतदाता परेशान है, क्या अधिकारियों का कहना है इस वक्त? अनुराग जी, प्रशासन से जो बात की तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द जो है समस्या, जो भी समस्या ईवीएम में आई है तो उनको लेकर वहाँ पे इंजीनियर पहुंचे हुए हैं और मशीनों को देख रहे हैं और जल्दी उसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, और जल्द ही ठीक किया जाएगा और लगातार प्रतीक्षा की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र दुबे हमारे साथ हैं, अजय शर्मा हमारे साथ हैं। अजय शर्मा, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। क्या जिस तरीके से शैलेंद्र दुबे मान रहे हैं स्थिति बरकरार रहेगी, कमोबेश वैसे ही रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन आप मानते हैं कि बदलाव होगा और कुछ और भी बदलाव नजर आ सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उस मुद्दे को लगातार भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है और उस मुद्दे को लेकर विकास के साथ आगे बढ़ रही है? क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसका कितना असर पड़ेगा वो तो 10 तारीख को पता चलेगा लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले पर। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं, एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ साफ दिखाई देती है। और यदि हम आऊंगा शैलेंद्र जी यदि हम इस एरिया की बात करें जहां पर अभी 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर टोटल जो है यादवों का एक वर्चस्व है या यादव ज्यादा
संख्या में है, चाहे वो इटावा, मैनपुरी, कासगंज, एटा जो आसपास का एरिया है, सैफई, जसवंत नगर, सिरसागंज, फिरोजाबाद, ये पूरा जो है एक तरीके से यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर उनका एक असर दिखाई देता है और इस बार असर ये जो है पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि करहल जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुना है वो उनके पिता की कर्म भूमि है और जसवंत नगर से 9 बार विधायक रहे हैं शिवपाल यादव। और शिवपाल यादव का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार चुनाव में शिवपाल अलग थे और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को डेंट सहना पड़ा और हार में कन्वर्ट हुआ। तो इस बार परिवार एक है, अब वो मुलायम सिंह यादव भी साथ में है, शिवपाल भी साथ में है, अखिलेश भी साथ में है, पूरा परिवार साथ में। तो बताने की कोशिश की गई है कि हम सब एक है और हमारे जब हम एक हैं तो उसका जो है एक पॉजिटिव जो है रूप से वो असर पड़ रहा है। ठीक है। ये हाँ, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जो असर है, जो बार बार हम समझ रहे हैं कि 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और समाजवादी पार्टी के वहां कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना असर डालेगी। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो हिलता नहीं है। तो अजय शर्मा ये मान रहे हैं ये स्थितियां समाजवादी के पक्ष में हैं और ये जो लगातार गठबंधन हुआ है उससे स्थिति बदलाव की तरफ बढ़ेगी। लेकिन शैलेंद्र, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अजय शर्मा कह रहे हैं कि कई मुद्दे हैं और अगर करहल की हम बात करें तो वो सपा का गढ़ है और वहां यादव लैंड है, इसलिए समाजवादी वहां बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जो सुरक्षा का मुद्दा था उसके ऊपर जो एनसीआरबी के डेटा की बात की गई थी, तो मैं जरा उसको करेक्ट कर दूं जी जी। कि कोई भी समाज अगर जो अपराध मुक्त हो तो इससे अच्छी कोई स्थिति हो नहीं सकती है। वो एक आदर्शवादिता की स्थिति है, लेकिन व्यवहारिकता में ये कभी भी संभव नहीं है। हमें तुलना ये करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पैनल पे हम 3 लोग बैठे हुए हैं, एक अपराधी आता है, अगर मान लीजिए वो मेरे गाल पर थप्पड़ मारता है और दूसरा अपराधी मान लीजिए अजय शर्मा को अटेम्प्ट टू मर्डर का जो प्रयास करता है। शैलेंद्र जी, तो माफी के साथ मैं इंटरप्ट करूंगा, वापस आपके पास आऊंगा। ब्रेकिंग सेंटर हम जाएंगे क्योंकि मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, इस वक्त की क्या बड़ी खबर आपके पास? जी, अगर आपको बता दें कि झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से ईवीएम मशीन खराब होने की ये खबर। गरौठा विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई और बूथ संख्या 140 पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। मतदान स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और हैदर, इस बात को भी समझना होगा कि एक तरफ जहां दावे किए जाते हैं कि तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि इतना वक्त बिल्कुल, तो बड़ी लापरवाही है। मोनिका, सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और उनसे जान लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही है ईवीएम खराब होने की, क्या जानकारी उसको लेकर? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ईवीएम दुरुस्त हैं, लेकिन लगातार मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, झांसी में भी इस तरीके की ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है। खासतौर पर गरौठा क्षेत्र में एक ईवीएम मशीन, एक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से यहाँ पर एक अच्छा खासा लोगों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि वोटर वोट डालने आ रहे हैं, वो ईवीएम मशीन खराब है तो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते वहाँ अच्छी खासी भीड़ हो गई है, जिसके बाद प्रशासन हालांकि वहाँ पर पहुंच रहा है और जो ईवीएम है जो खराब है उसको ठीक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी बूथ है, कई जगह पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सभी जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईवीएम खराब हो रही है, बड़ी परेशानी है मतदाताओं के लिए और लगातार मतदाता इससे जूझ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार शैलेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे।